जी, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? ठीक है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल लें एक बार। आंसर निकाला है लोगों ने। अजीब अजीब से फॉर्मेट है, तो थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ उसको। अभी तो शुरुआत हुई है बेटे। अभी तो देखते जाओ। काइनेमेटिक्स में ज़्यादा लंबे नहीं थे, अभी लॉज ऑफ मोशन में लेंदी आए हैं। अभी आगे देखना और कितनी कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ नहीं किया भाई अभी तक हमने। चैटिंग चल रही है। जनसंख्या पूरी होने की इंतजार हो रही है। एक बार जनसंख्या पूरी हो जाए क्लास की, फिर चलते हैं। एनएलएम को कितना टाइम लगेगा? क्या अभी से बोर हो गए क्या? ग्रुप नहीं एनएलएम से? खत्म हो गया एनएलएम? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पहली क्लास में ही खत्म हो गए थे। तीनों लॉ समझा दिए थे मैंने। स्यूडो फोर्स समझा दी थी, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सब तो समझा दिया। अब जिस दिन कहोगे उस दिन खत्म कर दूंगा। क्यों पूछा भाई दीवे तूने? टॉपिक पसंद नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्या? मतलब क्या गड़बड़ क्या है? अभी तो थर्ड क्लास लिखा है, लेक्चर 3 काइनेमेटिक्स। पता कब से पढ़ रहे हैं हम? क्यों सक्षम, बता तो सही। व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? आई वांट टू नो। हाँ, ये अच्छी वर्मा का क्वेश्चन है कि एनएलएम कितना लंबा चलेगा। भाई मैंने तो अच्छी वर्मा सॉल्व नहीं की। तो अगर कोई भी ये क्वेश्चन अच्छी वर्मा से मिलता जुलता दिखाई दे तो इट इज प्योरली कोइंसिडेंटल। देयर इज नो लिंक ऑफ मी एंड अच्छी वर्मा एट ऑल। है ना?
तो इट इज प्योरली कोइंसिडेंटल इफ द क्वेश्चन मैचेस विद एच सी वर्मा। कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं करना मेरे पे। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने पूछा है। ये डिस्क्लेमर नहीं है, ये क्लेम है मेरा। मतलब लिटरली मैंने HCV के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो मुझे मालूम नहीं कि HC वर्मा से मैच करते होंगे। तो मैंने आपका एलएन वाला मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं किया तो उससे भी मैच करते होंगे, तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा उसमें। क्विज में बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि क्विज के क्वेश्चंस तो एज इट इज एक क्वेश्चन बैंक है जिसको मैं अपलोड करता हूँ। तो आई हैव टू वर्क ऑन इट। क्वेश्चन बैंक को क्विज में मेरी मेहनत मेनली एक ही है कि क्विज को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। जो स्टैंडर्ड क्विजेज होती हैं वो मेरी नहीं है, लेकिन जो एडिशनल टेस्ट होते हैं, जो कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैं लेता हूँ या मॉडरेट टेस्ट मैं लेता हूँ या जो स्पेशल मैं आपके लिए टेस्ट लेता हूँ, वो मेरे बनाए हुए होते हैं। क्विजेज मेरी बनाई हुई नहीं है। क्विजेज तो क्वेश्चन बैंक एज इट इज अपलोड करता हूँ मैं। उसमें मेरी मेहनत एक ही चीज में लगती है, आई हैव टू फॉर्मेट देम टू अपलोड। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे को। बट दी एडिशनल टेस्ट दैट आई कंडक्ट पूरे चैप्टर पे, या प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप मोशन इन ए प्लेन में नीचे जाके देखेंगे तो आपको मॉडरेट लेवल टेस्ट दिखाई देगा, एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखाई देगा, एडवांस लेवल टेस्ट दिखाई देगा, वो मेरे बनाए हुए हैं। CRE सारी मेरी बनाई हुई है। CRE देखकर तो फील आती होगी आपको, या नहीं आती? क्लासरूम एक्सरसाइज। CRE इज क्लासरूम एक्सरसाइज। चलो ठीक है, आई कम टू दिस क्वेश्चन। मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं रेड कलर की फोर्सेस से ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेज। ध्यान रखना, जो मैं रेड कलर से फोर्सेस दिखा रहा हूँ वो ब्लॉक पे लगने वाली फोर्सेस हैं, और विद रिस्पेक्ट टू वेज उसका FVT बना रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू वेज जब मैं उसका मोशन डिस्क्राइब करूंगा तो आई वुड लव टू रिजॉल्व द फोर्सेस पैरेलल टू द वेज एंड परपेंडिकुलर टू द वेज। और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे, और ये एंगल थीटा है, और ऐसे n लग रहा होगा। इस F के कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इधर F cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F sin थीटा। तो आई विल रिमूव दिस F एंड आई विल शो दिस। ऐसे ही मैं mg के कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो mg के कंपोनेंट अब तक अपने को याद हो गए होंगे। तो mg sin थीटा इधर आता है, और mg cos थीटा इधर आता है। और अगर इस वेज के पास राइट साइड की तरफ एक एक्सिलरेशन है a, तो इस पे एक सीडो फोर्स लग रही होगी पीछे की तरफ, छोटा m इंटू बड़ा a। और छोटा m इंटू बड़ा a के कंपोनेंट आएंगे इधर की तरफ, आएगा ma cos थीटा, और इधर की तरफ आएगा ma sin थीटा। कोई इशू इसमें? ठीक है जी। अब इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी अलोंग दी नॉर्मल। अलोंग दी नॉर्मल वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई मोशन नहीं होगा। सो n प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f साइन थीटा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा प्लस f साइन थीटा माइनस ma साइन थीटा। अब मैं वाइट से दिखा रहा हूँ फोर्सेस जो हमारे ब्लॉक पे लग रही हैं, वेज पे लग रही हैं।
तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वेज का अपना वेट लग रहा होगा, ग्राउंड से रिएक्शन लग रहा होगा, और वेज इधर जा रही है। और इस नॉर्मल के कंपोनेंट अगर मैं बनाऊंगा तो यार ये कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा, तो इस एन से देख लेते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, है ना। तो एन का ऊपर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आता है, साइन थीटा लेफ्ट में आता है, तो इस पे ऐसे कॉम्पोनेंट आएंगे, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। और वेज के लिए केवल एक ही इक्वेशन है काम की, एन साइन थीटा इज इक्वल टू बड़ा एम इंटू बड़ा ए। बस कुल मिला के ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी थी आपको, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। वेज की एक्सेलरेशन पूछी है ना मैंने? नहीं, क्या पूछा है मैंने? वेज का एक्सेलरेशन और ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो वेज की एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगी, तो एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम ए साइन थीटा होल टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा whole divided by m plus m sin square theta. This is the acceleration of the wedge. ठीक है, अगर अपने को ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज लिखनी है तो अपने को इधर को देखना पड़ेगा। मान लेते हैं इधर को है एक्सेलरेशन ए आर, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, मैं ऊपर मान लेता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दी वेज, वेज की एक्सेलरेशन मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। और अगर मैं ए आर लिखना चाहता हूँ तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है एफ साइन थीटा, नहीं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए रिलेटिव। तो यहाँ से ए रिलेटिव, एम इंटू ए रिलेटिव की वैल्यू आ गई एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एम कॉस थीटा इंटू ए। और ए की वैल्यू है एफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। यशवर्धन तोषनीवाल बोल रहा है कैपिटल ए में प्लस आएगा, मतलब कहाँ पर प्लस आएगा? एफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है अपने आंसर पे। पता नहीं क्यों वैसी फीलिंग आ रही थी कि नहीं, गलत है, मुझे बहुत ही गलत फीलिंग आ रही थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज जीरो आ सकती है किसी एफ की वैल्यू के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेज की एक्सेलरेशन किसी भी एफ की वैल्यू के लिए जीरो नहीं आ सकती, एज लॉन्ग एज मैं ब्लॉक को पुश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं गलत था, प्लस आएगा। तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? चलूँ आगे? अभी थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, ए आर को वेज इज नॉन इनर्शियल, एग्जैक्टली वेज इज नॉन इनर्शियल, इसलिए वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने एक स्यूडो फोर्स लिखी हुई है अपने ब्लॉक के ऊपर।
बिल्कुल भयानक आंसर है, लेकिन इतना भी भयानक नहीं। अगर इसको आप एलसीएम लेंगे तो इतना बुरा नहीं आएगा ये। ए आर की वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा इंटू एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। वैसे डर तो लग ही रहा है मेरे को भी सॉल्व करते हुए। माइनस एम एफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिल कर नहीं रहा सॉल्व करने का। होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा एफ एम टाइम्स एफ कॉस थीटा प्लस एफ एम कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम एम जी साइन थीटा माइनस एम स्क्वायर जी साइन क्यूब थीटा माइनस एम एफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। कुछ सुंदर बनता दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, वो तो इधर लगा हुआ है ना, वो मैं भूल गया लिखना। एल एच एस में एक एम बी है। कुछ कट जाएगा क्या? एफ एम। अरे ये कटा ना यार। और इन दोनों में से कुछ, इसमें से कॉमन आता है एम स्क्वायर जी साइन थीटा। ब्रैकेट में बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। एम एफ कॉस थीटा माइनस एम एम जी साइन थीटा माइनस एम स्क्वायर जी साइन थीटा। इतना बुरा आंसर थोड़ा था यार। अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज एम टाइम्स एफ कॉस थीटा माइनस एम कॉमन साइन थीटा कॉमन और अंदर क्या आया एम प्लस एम। वाओ। अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। इतना बुरा आंसर तो नहीं है। एम इंटू ए आर। जी कहाँ गया? ये रहा जी। सर जी। जी हाँ ठीक है। तो कहाँ बुरा आंसर है? तुम लोगों की हिम्मत ही नहीं थी एलसीएम लेने की, इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दिए थे मेरे चेक करने के लिए कि सर बताओ ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर मैंने इसका चेक बताया था। पुट ए आर इज इक्वल टू 0। तो ए आर को 0 पुट कर दूंगा तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी टेन थीटा इंटू एम प्लस एम बाय कैपिटल एम। ये मुझे याद है। दिस आई रिमेम्बर। 1 प्लस एम बाय एम। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो पिछली क्लास और अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें मेरा फोकस आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताने का और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने का था। यहाँ तक कोई डाउट है तो लेवल अप करें एक और। इतना बहुत है या और जूम आउट करूं? सो शुड आई मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? बढ़िया सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए।
तो मेरी घड़ी में 13:51 हुए हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है। इसके ऊपर मैंने एक वेज शेप ब्लॉक रखा जिसका मास m है। इसके यहाँ पे जस्ट एक मैंने ब्लॉक रखा जिसका मास m/4 है, और ये लेंथ 1 मीटर है, और ये एंगल भी 53 डिग्री है। इस अरेंजमेंट को रिलीज किया गया है रेस्ट से। कितनी देर में ये ब्लॉक ए बी पर पहुंच जाएगा प्रिज्म के ऊपर? कितनी देर में हमारा m/4 मास का ब्लॉक प्रिज्म पे स्लाइड करता हुआ ए से बी पर पहुंच जाएगा? आपने बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 3 मिनट के अंदर एक आंसर आ गया है, 1/√3 सेकेंड्स, बाय आदित्य अग्रवाल। सेंड मी दी सॉल्यूशन। तब तक बाकियों को करने दो। बहुत ही बुरा सॉल्यूशन है। मैं लेवल अप कर रहा हूँ, तू लेवल डाउन कर रहा है ना? भाई कोई बता दे गलत, है उसके बाद गलती ढूंढने का क्या फायदा? एग्जाम में क्या होगा?
दो बार पेपर देगा, एक बार पेपर देगा फिर वो कह देंगे गलत है, फिर तो सही आंसर ढूंढ के दोबारा अटेम्प्ट कर देगा है। ये आंसर है, अगर G10 है तो 1/√5। सेंड मी दी सॉल्यूशन। तो ये मनन मेहता का सॉल्यूशन है, आंसर है। आंसर नहीं पता होते बेटे मेरे को। अच्छा तू खुद ही बता रहा है गलत है, मुझे लगा मेरे से पूछ रहा है गलत है। अद्वैत बर्बाद हो गया बिल्कुल। ना तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा याद है किधर को लगते हैं। हाँ जी 8 मिनट हो गए, कब सॉल्व करना शुरू करूं बोलो। 2 मिनट। यशवर्धन कहाँ गया, सिद्धार्थ यशवर्धन कहाँ हो भाई। अंचला नहीं आई आज क्लास में, क्या हो गया उसको। एक आंसर आ गया, आर्यन का √5/2, √5/2 या √5/2।
एक युवराज आंसर दे रहा है √5/48। आर्यन जवेरी कह रहा है √5/2। चलो ठीक है, मेरी बारी, बहुत हो गया। तो ये जो प्रिज्म है, इस पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg+r लग रही होगी, वेयर r इज द नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्रिज्म। तो इसकी जो इधर को एक्सेलरेशन आएगी वो mg+r इंटू साइन थीटा बाय m आएगी। अब प्रिज्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगी, m/4 इंटू ए, और ए की वैल्यू है mg+r टाइम्स साइन थीटा बाय M, और ये m और m ये कट जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी भयंकर मिस्टेक आप लोगों की जो आप लोगों ने की, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उसको देखकर, कि आपने इस प्रिज्म की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा मान ली इधर को और स्यूडो फोर्स लगा दी। इतना खुंदक चढ़ रही थी मेरे को देख के सॉल्यूशन तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं। और इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? तो इसके ऊपर एक आर लग रहा होगा, एक उसका वेट mg/4 लग रहा होगा। और अगर मैं प्रिज्म के रिलेटिव ब्लॉक का मोशन देखूं, तो प्रिज्म के सरफेस पे ब्लॉक स्लाइड करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो r+mg+r इंटू साइन थीटा बाय 4, ये टोटल अपवर्ड फोर्स है। नहीं, साइन थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 4, ये mg/4 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा r4r प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg। और यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी mg कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कौन सा स्टेप नहीं समझा मनन? ये वाला? आर्या ने अभी ज्वाइन किया है या डिस्कनेक्ट हो गई थी? ठीक है, सुखजोत सिंह तो मतलब लेट ही है, कभी कभी दिल रखने के लिए वो क्लास में सबसे पहले आ जाता, अदरवाइज तो परमानेंट है वो। अलोंग दी नॉर्मल रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, तो नॉर्मल के लॉन्ग मैंने स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट और आर को mg/4 के बराबर कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलें आगे। हाँ जी रुचिका। मैंने अभी तक ये शो किया है कि इस प्रिज्म पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स, उसका वेट, और एक ऊपर से उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक प्रेसिंग फोर्स आर लगा रहा होगा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स प्रिज्म पे mg+r लग रही होगी, जिसका इधर वाला कंपोनेंट लेके मैंने प्रिज्म की एक्सेलरेशन लिख दी। प्रिज्म की इस एक्सेलरेशन से मैंने स्यूडो फोर्स लिख दी, ये वाली। और अब अलोंग दी नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू दी प्रिज्म,
विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए मैंने बोला अलोंग दी कॉमन नॉर्मल रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगी, उससे मैंने r निकाल लिया। इससे अब मेरा a आ जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी mg। ऐसा करते हैं, यहाँ से आगे नंबर्स में चलते हैं, तो ये हो जाएगा mg इंटू कॉस स्क्वायर 53 हो जाएगा 3/25, नहीं कितना हो जाएगा 9/25 अपॉन 4 प्लस 16/25, तो ये हो जाएगा 9 mg अपॉन 116। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी mg प्लस 9 mg बाय 116 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 4/5, और इसमें से m छोड़ देता हूँ एक, ताकि एक्सेलरेशन आ जाए। तो कैपिटल A की वैल्यू आ गई मेरे पास g इंटू 116 और 9 127 बाय 116 इंटू 4/5, तो 4 से कट जाता होगा 25 और 4 29, तो 127 इंटू जी बाय 29 इंटू 5, ऐसा कुछ गंदा सा आंसर ए का आ गया। आदित्य ने एक आंसर दिया है √11, ले लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? कैलकुलेशन चेक कर रहे हो आप साथ में मेरे? एक सौ सोलह और 9 125 होता है, तो 125 होता है तो 5 से कट भी जाएगा, तो ये 5 से 125 कट जाएगा, तो 25 G/29 आएगा। और कुछ? ठीक है, तो ये ए आ गया। अब निकालनी है उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखना जरा, डायग्राम में स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं। ये जो स्यूडो फोर्स है, इस स्यूडो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये एक्सेलरेशन देगा। तो इस स्यूडो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा cos थीटा से मल्टीप्लाई करके, और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं उसके मास से। तो ये वाली स्यूडो फोर्स को मैं लिखे एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ से सीधे। रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू mg प्लस r इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाय m, ये उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। और ये हो जाएगी g प्लस r की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? r की वैल्यू थी 9/116, तो 9/116, तो 9g/116 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 12/25, तो 125 इंटू जी इंटू 12/116 इंटू 25, 25 से 5 बचा, ये 4 और ये 29, तो 20 G/29 रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई। रिक्वायर्ड टाइम विल बी 2 × 1 अपॉन 20 इंटू जी को 10 ले लो इंटू 29, ऐसा आंसर। 304। अच्छा, 4 से काटा था मैंने, तो 4×3 = 12, तो 15 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 15 G/29, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये 2 से काट भी देता हूँ, तो √29/75, 29/75, ये ठीक है। मतलब 2/5 कर दूं, 9 से 7 काट दूं? समझ नहीं आया, मतलब कैसे करा देते हैं? ये 9 से 7 काट दो √2/5। अच्छा, 29 को 30 कर दो, मुझे लगा 9 से 7 काट दूं और 2/5 लिख दूं। हाँ जी, कोई डाउट किसी को?
हाँ जी, ऊपर कहाँ स्क्रॉल करूं, ऊपर कुछ नहीं बचा है। 20 मिनट लग गया यार एक ही क्वेश्चन में। चलिए, एनीवेज, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? तो एक और क्वेश्चन आपके लिए। ईशांतनु, एक क्वेश्चन कॉपी करके रखा हुआ तूने, बार बार पूछता रहता है, वेज इज नॉन इनर्शियल, राइट? मतलब क्या है इसका? वेज एक्सेलरेट कर रही है तो नॉन इनर्शियल होगी, अगर वेज के रिलेटिव देखूंगा तो। बार बार एक ही सवाल पूछता है तू। एम जी क्यों ऐड किया 9 mg/116 में? कौन से स्टेप में? ये वाले में? तो एक्सेलरेशन क्या थी? mg+r × sin θ/m। चलें आगे। तो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक फ्रिक्शनलेस वर्टिकल सरफेस, और दो मूवेबल ब्लॉक्स। एक प्रिज्म शेप ब्लॉक है मास m2 का, दूसरा m1 का। और इस अरेंजमेंट को रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। पहला 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 क्वेश्चन, इफ m2 goes left by a distance x, how much does m1 goes down? How much does m2 move down या go down? चलेगा ना? इंग्लिश ठीक है? ठीक है जी, तो आंसर बताओ फिर।
क्या सोच रहे हैं? कोई आंसर नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना ये तो, फिजिक्स थोड़ा लग रही है इसमें, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक आंसर आया है H इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। और कोई? दो दो लोगों ने यही आंसर दे दिया। मुझे टेन थीटा कॉट थीटा में कंफ्यूजन रहती है, टेन थीटा आएगा कॉट थीटा आएगा, ये तो दिख रहा है यही किधर है, यही किधर है। तो टेन थीटा कॉट थीटा जैसा कुछ आता होगा। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। स्क्रीन पे देखें ध्यान से। ये जो M2 है, M2 इधर को अगर जाता है डेल्टा एक्स, और M1 इधर को जाता है सपोज डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स M2 की ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा वाई M1 की ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 रिलेटिव टू M1, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर मैं M1 के रिलेटिव M2 या M2 के रिलेटिव M1 देखूं, M1 के रिलेटिव M2 के रिलेटिव हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब वेज के रिलेटिव, प्रिज्म के रिलेटिव या वेज के रिलेटिव M1 का मोशन देखूं तो इट मस्ट बी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2 मस्ट बी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज, or you can say it must not be along the common normal। क्यों भाई, ऐसे चलेगा? ठीक है, तो अगर वो along the common normal displacement नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉमन नॉर्मल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन नॉर्मल बना रहा हूँ, ये कॉमन नॉर्मल है दोनों का, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पे मैंने ये कॉमन नॉर्मल बना लिया। इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट्स सेम होंगी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ठीक, इज दैट ओके? ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो बताओ डेल्टा एक्स का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कितना आएगा? डेल्टा एक्स इंटू साइन थीटा, और डेल्टा वाई का कंपोनेंट कितना आएगा? डेल्टा वाई इंटू कॉस थीटा। सो डेल्टा वाई will be equal to delta x into tan theta. So this is the required relationship. तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी को मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब वन की वेलोसिटी जो कि डाउनवर्ड्स होगी v1, और टू की वेलोसिटी जो कि लेफ्टवर्ड होगी v2, दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर एज v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। सिंस थीटा इज कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करने पर मैं लिख सकता हूँ डी वी वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी टू बाई डी टी इंटू टेन थीटा। So the displacement, velocity and acceleration of the two blocks
are related to each other by this relationship. इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट relationship. Why do we call it as constraint relationship? Because they are constrained to move in a given fashion. किसी को कुछ पूछना है यहां तक? केयरफुली नोट करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपको कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप की जरूरत पड़ने वाली है. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल असाइनमेंट ऑन कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, जिसमें हम यही कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके के कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं. अगर एक वेज है, इस वेज के सरफेस पे एक ब्लॉक रखा मैंने और इस अरेंजमेंट को छोड़ दिया, तो जब आप वेज के रिलेटिव ब्लॉक का मोशन डिस्क्राइब करते हैं तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन किधर लेते हैं? सरफेस के लॉन्ग लेते हैं, नॉर्मल के लॉन्ग जीरो पुट कर देते हैं. तो इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल. तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग there is no displacement, no relative displacement. Relative displacement is along the common tangent. एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब एक सरफेस के रिलेटिव दूसरा सरफेस उसके ऑब्वियसली सरफेस के लॉन्ग स्लाइड कर रहा होगा. So the relative motion will be along the surface. Relative motion will not be perpendicular to the surface if the surfaces are obviously in contact. कोई डाउट किसी को? आपको मालूम है वर्क डन बाय अ फोर्स कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. M1 और M2 के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी. M1 और M2 के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी. ये नोट कर लिया ना, आगे चलूं? ध्यान से देखना जरा. M1 पे ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लग रही होगी? M1 पर ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लग रही होगी? नॉर्मल टू दी सरफेस ऐसे N2/1 और इस पे ऐसे
n1/2, इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है डेल्टा एक्स, इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है डेल्टा वाई। अगर मैं वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन m1 कैलकुलेट करूं, ये m1 है, तो ये हो जाएगा n2/1 डॉट डेल्टा वाई। बोलो what is the work done by normal on m2? सॉरी दिस इज, ये n1/2 था, नॉर्मल ऑन 1/2, दिस इज नॉर्मल ऑन 2/1, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ऑन 1/2 लिखूंगा और यहाँ पे नॉर्मल ऑन 2/1 लिखूंगा डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, कोई डाउट? व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स? मतलब m1 m2 दोनों पे लग रही थी, उसका टोटल वर्क डन लिख लेते हैं। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा n1/2 डॉट डेल्टा वाई प्लस n2/1 डॉट डेल्टा एक्स। n1/2 और n2/1 दोनों का मैग्नीट्यूड तो n है। अच्छा रुक जाओ भाई, होल्ड करो, इसमें से n2/1 को माइनस ऑफ n1/2 लिख दूं, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा n1/2 डॉट डेल्टा वाई प्लस माइनस ऑफ n1/2 डॉट डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा n1/2 कॉमन डॉट डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स क्या चीज है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, क्या डायरेक्शन है इसकी? along the surface, along the slope. So what is the angle between this vector and this vector? -90°, and therefore the dot product will be 0. So work done by the normal contact force, total work done by the normal contact force between the two surfaces in contact will be always 0. ठीक है, तो हम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप निकालने के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और वो रिलेटिवली स्लिप कर रहे हैं, और मेरे को उनकी डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप लिखनी है, तो हर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नॉर्मल और उसकी डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करके उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी समेशन लिख के 0 कर दो। इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड टू ऑब्टेन कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप।
So this is the complete picture. क्लियर है? हाँ जी, बोलो क्या डाउट? हाँ ख्यान। तो नाउ मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन वी डू दिस विद वेलोसिटी ऑल्सो? तो ध्यान से समझेंगे। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसको एफ डॉट डी आर लिखा जा सकता है। तो समेशन एन डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। तो ये आपको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशनशिप दे देगा। पूरी इक्वेशन को dt से डिवाइड करने में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सो वी कैन ऑलवेज राइट समेशन n डॉट v इज इक्वल टू 0। but we cannot straight away write sigma n dot a is equal to 0. This is not necessarily true. I will talk about कि ऐसा कब नहीं होता, मैं वक्त आने पर बताऊंगा कि ऐसा कब नहीं होता। ऐसा कब नहीं होता, ठीक है, हल्का सा आइडिया आपको अभी दे देता हूं कि यहां देखो, मैंने लिखा था डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेन थीटा, फिर उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर लिया था, तो वेलोसिटी में वही रिलेशनशिप बन गई थी जो डिस्प्लेसमेंट में थी। टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर आई नीड टू डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन में अगर थीटा कांस्टेंट होगा तभी tan थीटा को एज इट इज रख के v2 का डेरिवेटिव a2 कर देंगे। अगर थीटा वेरिएबल होगा तो नहीं कर पाएंगे। थीटा वेरिएबल का एग्जांपल दे देता हूं। We can have this kind of an arrangement. ये m1 और m2 और ये m1 ऐसा कुछ। तो इन दिस केस थीटा इज वेरिंग। थीटा आपका यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट बनाया गया होगा, उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा होगा। तो ऑफ कोर्स दिस थीटा विल बी वेरिंग। तो इसके बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, तो उतना लेवल में अभी आपका आप नहीं करना चाहता। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक? ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये पूछा आप लोगों से कि अगर m2 नीचे जा रहा है, सॉरी, अगर m2 लेफ्ट में जा रहा है x से, तो m1 कितना नीचे जाएगा? नाउ माय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m2 and the acceleration of m1. Second part of the question is find the acceleration of m2 and m1. It should not take you more than 2 or 3 minutes to solve this.
तो बहुत ही बुरा आंसर है। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? यशवर्धन, बहुत बुरा आंसर है। आख्यान भी बर्बाद है। तो इतने मतलब इतने बेहुदा आंसर दे रहा है आख्यान, मतलब मन कर रहा मैं ही कूद जाऊं जहां से मैं बैठा हूं, मतलब ऐसा बुरा पढ़ा रहा हूं क्या मैं? सो मेरी पेशेंस का काफी टेस्ट हो गया, तो मैं इसको अपने आप ही सॉल्व कर दे रहा हूँ अब आगे। 1 मिनट तो एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं है यार, 1 मिनट तो टाइम की यूनिट है। छोड़ो, मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं है भाई। तो अगर मैं वेज की बात करूं, वेज का मैंने मास m1 लिया था, वेज पे काम की एक ही फोर्स लग रही होगी जो कि n साइन थीटा होगी। ये पता है कौन सी फोर्स है n साइन थीटा? बोलो, कौन सी फोर्स है ये n साइन थीटा? ये जो m2 और m1 के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो m1 पे लग रहा है। बोलो, कोई डाउट इसमें? और इसकी एक्सेलरेशन हमने a1 लिखी है, तो a1 की वैल्यू n साइन थीटा इज इक्वल टू m a1, एक इक्वेशन। आप उसकी बात करते हैं, उसको ग्राउंड फ्रेम में नहीं देखना है, सॉरी उसको ग्राउंड फ्रेम में ही देखना है। उसके इधर दीवार लगी हुई है, वो ग्राउंड के रिलेटिव सीधा सीधा नीचे आ रहा है A2 से, और उस पे जो फोर्सेस लग रही होंगी, एक उसका वेट लग रहा होगा m2g, और एक ये लग रहा होगा n cos थीटा। ये कहाँ से आया n cos थीटा?
उसी एन का वर्टिकल कंपोनेंट, इस पे एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो लग रहा होगा, इस पे एन साइन थीटा, इसका क्या होगा? दीवार से बैलेंस हो जाएगा, दीवार से एक रिएक्शन लगेगा, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी m2g माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू A2। और दूसरी रिलेशनशिप है, इसको A2 को कैपिटल A2 लिखते हैं, और मेरे पास रिलेशनशिप थी A2 इज इक्वल टू A1 इंटू टेन थीटा। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, n आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, m2g माइनस एन कॉस थीटा बाई m2, ये A2 की वैल्यू इज इक्वल टू A1 की वैल्यू n साइन थीटा बाय m1 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो मेरे पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g इंटू m1 m2 कॉस थीटा अपॉन m1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा स्यूडो? कौन सा स्यूडो? किस पे लगाऊं स्यूडो? m1 पे या m2 पे? तो m2 का फ्री बॉडी मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सीधा नीचे आ रहा है A2 से। अब A1 की वैल्यू लिखनी है, तो n साइन थीटा बाय दिस, तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू हो जाएगी n साइन थीटा, तो m2g साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन m1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m2 साइन स्क्वायर थीटा। और A2 लिखना है, तो A2 इज A1 इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखेंगे तो m2g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन m1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आंसर। कैसे कैसे आंसर दे रहे थे तुम मुझे यार, कैसे कैसे आंसर दे रहे थे, दर्दनाक आंसर थे आपके। चेक कर लो ठीक है कि नहीं, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कुछ इधर उधर हो गई हो। ये कॉस थीटा भूल गए या नहीं? लिख लिया मैंने, लिख लिया ना, हाँ ठीक है। m2 और m1 को उल्टा सीधा कर दिया क्या मैंने? कहाँ पर कर दिया? A2 और A1। अच्छा ठीक है, मैंने मासेस उल्टे कर दिए m2, वो इनिशियल डायग्राम में मैंने ये m2 लिया था क्या? तो इसको m2 लूंगा और इसको m1 लूंगा, तो ये m1 और m2 को इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो जस्ट इंटरचेंज m1 एंड m2। नो माई आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर दिया था तूने? कहाँ है तेरा आंसर? कहाँ है तेरा आंसर? दिख नहीं रहा। 5 मैसेजेस अबव। यार ये ऊपर वाले मैसेज नहीं दिखाता यार, ये जो चले गए सो चले गए।
चलो, you can interchange M1 and M2 in this. मैंने ओरिजिनल डायग्राम में ये M2 लिया था, तो दिस शुड बी M2, तो यहाँ पे M2 आएगा, एंड दिस शुड बी M1, और अगर यहाँ पर M1 आएगा तो यहाँ पे M1 और यहाँ पे M1, तो फिर A1 A2, तो इसको A1 लेना पड़ेगा और इसको A2 लेना पड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया फिर मेरा, मैंने A2 इज इक्वल टू A1 tan थीटा ले लिया, एक्चुअली तो A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा। या ठीक है, सब सब कुछ तो अदला बदली कर दिया मैंने, पता नहीं क्या कर दिया। नहीं ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको A1 और A2 लिखना है, बाकी सब ठीक है ना। तो यहाँ पे M2 cos स्क्वायर थीटा आएगा और M1 sin स्क्वायर थीटा आएगा, राइट। चलो ठीक है, नहीं मैं नहीं दोबारा मेहनत कर रहा, कोई इशू। चलिए ठीक है, तो वी विल मूव फर्दर और आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम एक और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट फोर्स इज टेंशन इन अ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। ये एक तरीके की इलास्टिक फोर्स है, ये एक तरीके की इलास्टिक फोर्स है जो डेवलप होती है किसी स्प्रिंग या स्ट्रिंग में, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए। अगर आपके पास ग्राउंड पे एक रोप या फिर एक स्प्रिंग लूजली पड़ा है, तो देन देयर इज नो टेंशन इन द रोप और इन द स्प्रिंग। इसका मतलब है कि ये जो रोप है इसकी किसी भी तरीके की कोई टेंडेंसी नहीं है अपने आप को स्ट्रेच करने की या कॉन्ट्रैक्ट करने की। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इस स्प्रिंग को खींच के इसको अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा कर देता है, डिफॉर्म कर देता है, इनफैक्ट यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो इलोंगेशन की फॉर्म में है, या फिर वो इसको दबा के कंप्रेस कर देता है, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस नेचुरल शेप में लेकर आने की कोशिश करती है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको हम इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं, और ये डेवलप होती है इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन डेवलप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहां पे मैंने बॉन्ड लेंथ और उन सब के बारे में बात की थी, राइट। हाँ ठीक है, तो जब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको डिफॉर्म कर देता है तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाती है, और दिस elongated spring has a tendency to contract, and if this spring has a tendency to contract, then if there are objects connected to this spring at its ends, then this spring is going to exert force on them. So if two objects A and B, or say P and Q, are connected to the end points of the spring, then the spring can exert force on them. अगर ये elongated spring है तो ये elongated spring इन दो ब्लॉक्स को अंदर की तरफ खींच रहा होगा, और अगर ये compressed spring है तो ये इन दोनों ब्लॉक्स को बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा। तो ये जो फोर्स स्प्रिंग में डेवलप होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इसको जनरली हम टेंशन बोलते हैं।
इस केस में हम बोलते हैं कि हमारा स्प्रिंग टेंसाइल स्ट्रेस की स्टेट में है, और इस केस में वो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस की स्टेट में है। ठीक है। अब यूजुअली जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफॉर्मेशन के। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। यूजुअली जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफॉर्मेशन के, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पर लिखते हैं, तो सपोज डेल्टा एक्स इज द deformation or elongation or compression in the spring, then the force developed in the spring is k times delta x। k को बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, ये उसके मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कॉपर का स्प्रिंग है तो अलग होगा, आयरन का स्प्रिंग है तो अलग होगा, एल्यूमिनियम का तो अलग होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। इसको स्टिफनेस भी बोल देते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं और स्टिफनेस भी बोल देते हैं, इसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर मेरे पास एक ऐसे स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ एल है, एल उसकी नेचुरल लेंथ है, तो मैं कहूंगा ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है मतलब इसमें ना कोई टेंशन है ना कोई कंप्रेशन है। हाँ, देर आर नॉन लीनियर स्प्रिंग्स, उसकी इलोंगेशन रूट एक्स के प्रोपोर्शनल हो सकती है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो सकती है, कुछ भी अजीबोगरीब सा फंक्शन भी हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड स्प्रिंग्स होते हैं उसमें बिना बताए मान लिया जाता है कि वो हुक्स लॉ ओबे करते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि एक नॉन लीनियर स्प्रिंग है और इसकी जो इलोंगेशन, इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इलोंगेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है या स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल आती है, कुछ भी ऐसा दिया हो सकता है। यूजुअली का मतलब है कि अनलेस अदरवाइज मेंशनड आप लीनियर वेरिएशन मान के चलते हैं, हुक्स लॉ मान के चलते हैं। अच्छे ऑथर्स हैं वो लिख के देते हैं दिस स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ, और ज्यादातर लोग मान के चलते हैं कि दूसरे स्प्रिंग ही नहीं होते, यही वाले होते हैं, तो वो बताना ही भूल जाते हैं कि हुक्स लॉ ओबे करता है, और वो टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चलते हैं कि स्प्रिंग हुक्स लॉ को ओबे करता होगा, F इक्वल टू के एक्स ही होगा। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है और रिलैक्स्ड है। इसका मतलब अगर मैं इसको दो ब्लॉक्स से कनेक्ट कर दूं, अटैच कर दूं और इस तरीके की पोजीशन में अरेंजमेंट को रिलीज कर दूं जिसमें हमारा स्प्रिंग की लेंथ L प्लस एक्स हो गई है, तो एक्स को मैं बोलूंगा इलोंगेशन, और इस केस में इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई होगी वो होगी के एक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि ये स्प्रिंग सीधा होने की कोशिश कर रहा है और उस सीधा होने की टेंडेंसी में ये बाहर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अंदर की तरफ पुल कर रहा होगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बनाऊं
अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बनाऊं तो M1 पे एक फोर्स लग रही होगी KX। किसने लगाई होगी? स्प्रिंग ने। और एट द सेम टाइम अगर मैं M2 का FAD बनाऊं, M2 पर भी एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी KX। ठीक है। और अगर मैं स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके इस एंड पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी KX। किसने लगाई होगी? ऑब्वियसली M1 ने। और इस पे इधर एक फोर्स लग रही होगी KX। किसने लगाई होगी? M2 ने। ठीक है। अब ये बार बार एक क्वेरी आ रही है कि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही होगी, सेम फोर्स लग रही होगी। तो फिलहाल तो सेम ही लग रही है। ये सेम कब होगी और कब नहीं होगी इसको मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कब सेम लेनी कब नहीं लेनी। फिलहाल तो सेम ही दिख रही है KX। ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो एक बार जो मैंने बताया। कुछ पूछना है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। तो देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी जिसमें ये स्प्रिंग स्ट्रेस्ड की बजाय कंप्रेस्ड हो। तो इट कुड बी लाइक ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस्ड है और इसकी लेंथ L-6 है और इसको कंप्रेस करके दो ब्लॉक्स के बीच में अटैच करके छोड़ दिया गया है ना। तो इस केस में ये स्प्रिंग हमारा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा होगा और उस प्रोसेस में उस कोशिश में ये M1 को बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा। तो M1 पे KX फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, M2 पे KX फोर्स ऐसे लगा रहा होगा और स्प्रिंग पे हमारे दोनों तरफ से KX अंदर की तरफ लग रही होगी। ठीक। तो ये पूरी सिचुएशन हो गई अब आपके सामने। ये क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सुंदर साधारण सा क्वेश्चन। तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है मेरे पास। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे
एक ब्लॉक है मास m1 का और इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m2 का, और इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। मुझे स्प्रिंग की स्टेट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम, स्ट्रेस्ड है या कंप्रेस्ड है या व्हाटएवर, क्या मुझे मालूम ही नहीं। m2 पे राइट साइड की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, मैंने लगाई। नाउ क्वेश्चन इज, इफ the acceleration of m2 at this moment is a2, what is the acceleration of m1 at this moment? पता नहीं छूटता ही आंसर कैसे दे देते हो तुम। जीरो, जीरो तो फेवरेट आंसर है, कुछ नहीं समझ में आए तो जीरो दे दो, है ना। क्विजेज कर ली कंप्लीट आप सब लोगों ने? ठीक है जी, तो कल की क्लास में क्विजेज डिस्कस करेंगे, फिनिश ऑफ कर दें। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपने डाउट्स को ग्रुप में डाल के डिस्कस करके जितने मैक्सिमम पॉसिबल डाउट्स आप क्लास में फिनिश कर दें क्लास होने से पहले, उतना अच्छा है, सो दैट क्लास हमारी और कंस्ट्रक्टिव हो जाए, है ना। तो मैं कल की क्लास में क्विजेस डिस्कस करूंगा, तो आई वांट कि जो अच्छे बढ़िया क्वेश्चन हो उसकी डिस्कशन पे हम टाइम स्पेंड करें, जो सबके डाउट्स कॉमन बच गए हो, है ना। तो सभी लोग, वैसे मुझे अच्छा लगता है आप सब लोग एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं, और अगर एक पूछता है तो दूसरा उसका आंसर डाल देता, तो कीप दैट एंथू गोइंग ऑन। तो जिन लोगों के जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वो पोस्ट करें ग्रुप पे, बाकी लोग इनकी हेल्प करें। जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स बच जाएंगी वो मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अब अपने को पता नहीं कि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है, तो मैं मान लेता हूँ ये स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड है। तो अगर ये इलोंगेटेड होगा तो ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ एफ एस, इतनी फोर्स इस पे लगा रहा होगा आगे की तरफ एफ एस। इसकी एक्सप्रेशन A1 लिख लेता हूं, तो F माइनस एफ एस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू M2A2 एक इक्वेशन, और इसके लिए एफ एस इज इक्वल टू M1A1 एक इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देता हूं, तो F इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2। तो यहाँ से A1 की वैल्यू F माइनस M2A2 बाई M1 आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब स्प्रिंग सही में इलोंगेटेड था, अगर ये नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब स्प्रिंग हमारा कंप्रेस था। ठीक है, कोई डाउट? तो जीरो क्यों दे रहे थे छूटते ही आंसर यार, मतलब बिना सोचे समझे जीरो। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे, आज के लिए काफी काम करवा दिया। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितने मैंने आज की क्लास में और प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं दोबारा से अपने हाथ से बिना देखे सॉल्व कर लें। नहीं अभी नहीं। एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैंने कोई बात नहीं की अभी तक, मैंने नहीं पढ़ा एंगुलर मोमेंटम किसी को। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व कर लें, जितनी मेरी स्पीड है
उतनी स्पीड आप अचीव कर लें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर निकालने में, बिकॉज ये केवल सैंपल है, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इनकी एप्लीकेशंस आएंगी, इनकी ट्विस्टेड फॉर्म्स आएंगी, राइट। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस पे क्विकली सॉल्व करके फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के आंसर निकाल पाएंगे, तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। नहीं तो लॉज ऑफ मोशन के टेस्ट में आपका सिर पैर सब घूम जाएगा भाई, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकल रहा, इतनी इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन रही हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करें इक्वेशंस को बना के सॉल्व करने की। चलिए ठीक है, सेशन क्लोज करेंगे आज का, कल मिलते हैं। ओके।